दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल। ये बातचीत दरअसल कल यानी यस्टरडे यानी 2 अक्टूबर को रिकॉर्ड करनी थी, लेकिन 2 अक्टूबर को एक विदेशी मूल के एक भारतीय आर्किटेक्ट का देहावसान की खबर मिली, तो मुझे लगा कि इस बातचीत को अगले दिन रिकॉर्ड करूंगा। मैं एक विदेशी मूल के भारतीय आर्किटेक्ट की मैं बात कह रहा हूं, तो भारतीय इसलिए मैं बोल रहा हूं उनको कि उन्होंने भले ही उनका जन्म विदेश में हुआ हो, शिक्षा दीक्षा विदेश में हुई, लेकिन उन्होंने अपनी कर्मस्थली भारत को बनाया। पुणे में लगातार निवास करते रहे और देश भर में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स उन्होंने किए। मैं क्रिस्टोफर बेनिंजर साहब की बात कर रहा हूं, जो विदेशी होते हुए भी भारतीयों से ज़्यादा भारतीय थे। बहरहाल, मैं बात कर रहा हूं आज की उस बातचीत के बारे में जो मैं कल बनाना चाह रहा था। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की 81st मीटिंग हुई दिल्ली में ही, जिसमें बताया गया कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने मिनिस्ट्री को प्रपोजल भेजा था कि आर्किटेक्ट्स के रजिस्ट्रेशन की फीस 10 साल हो गए हमने बढ़ोतरी नहीं की, उसको बढ़ा दिया जाए। उसमें कहा गया कि खर्चे दर्चे बहुत बढ़ गए, इसलिए आर्किटेक्ट्स के रजिस्ट्रेशन की फीस को बढ़ाया जाए। इसमें कुछ चीज़ें अहम हो जाती हैं जिस पर विचार करना जरूरी है कि क्या इस फीस को बढ़ाने से काउंसिल की आमदनी पे वास्तव में कुछ फर्क पड़ेगा, या खर्चे जो बढ़ गए हैं उनकी भरपाई इस फीस को बढ़ाने से, रजिस्ट्रेशन फीस को बढ़ाने से कुछ हो पाएगी। आप देखिए काउंसिल के खर्चे होते कहां हैं। क्या किसी आर्किटेक्ट के ऊपर पारिवारिक विपत्ति आती है तो काउंसिल उसको आर्थिक मदद करती है? नहीं। क्या किसी आर्किटेक्ट के ऊपर अगर कोई क्लाइंट मुकदमा कर देता है, किसी प्रकार का उसका हैरेसमेंट होता है, तो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर उसको कोई आर्थिक मदद करती है? नहीं। क्या गरीब छात्र छात्राओं के लिए काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की कोई स्कॉलरशिप की स्कीम है? नहीं। क्या गेट की तरह काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर और प्लानिंग के किसी भी इम्तिहान को पास करने पर किसी प्रकार का मासिक वजीफा देती है आगे की पढ़ाई करने के लिए? नहीं। तो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के खर्चे होते कहां हैं? मुख्यतः देखा जाए तो इनके सारे खर्चे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की सैलरियां देने में और ऑफिस के रख रखाव में निकल जाते हैं। आप लोगों को याद होगा, कुछ साल पहले मैंने काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में एक आरटीआई लगाई थी, जिसमें काउंसिल के तत्कालीन प्रेसिडेंट के घूमने फिरने, उनके होटलों के बिल, उनके ट्रांसपोर्ट के हवाई जहाज के बिलों के बारे में जानकारी मांगी थी। काउंसिल ने मुझे देने से मना कर दिया था। पहली अपील हुई और उसके बाद मामला सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में गया, और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने भी काउंसिल के जो पीआईओ साहब थे, जो वर्तमान में रजिस्ट्रार हैं, उन्होंने दलील दी थी कि मेरे पास इस प्रकार की जानकारी नहीं है जिस प्रकार की एप्लीकेंट चाह रहे हैं। और सीआईसी ने कहा कि आपके पास जैसी भी जानकारी है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने कहा जैसी भी जानकारी आप इनको दीजिए। एक सीनियर आर्किटेक्ट है, इनकी कोई मेलाफाइड इंटेंशन नहीं है, और देश के हर नागरिक को जानने का हक है कि कोई भी पब्लिक अथॉरिटी किस प्रकार के खर्चे करती है। और वो जानकारी मेरे को प्रदान की गई, जिसमें बताया गया कि काउंसिल के तत्कालीन प्रेसिडेंट और तत्कालीन सदस्य देश भर में कहाँ कहाँ, किन किन होटलों में कितना खर्चा उनका हुआ, और उनके ट्रांसपोर्ट यानी हवाई जहाज के आने जाने पे कितना खर्चा हुआ। काउंसिल की 80वीं मीटिंग आयोजित की जाती है अमृतसर में। काउंसिल की 82वीं मीटिंग आयोजित की जाती है श्रीनगर में। अब काउंसिल के जितने भी सदस्य इस मीटिंग को अटेंड करने जाते हैं, इनके हवाई जहाज के खर्चे काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की तरफ से भुगते जाते हैं, इनके होटलों के बिल काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की तरफ से भुगते जाते हैं। अगर काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर का इतना बड़ा दफ्तर दिल्ली में है, इंडिया हैबिटेट सेंटर में, तो क्या जरूरत है इनको किसी भी
5 स्टार होटल में मीटिंग आयोजित करने की। ये सारा खर्चा बच जाएगा अगर काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की मीटिंग, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग सिर्फ काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के दफ्तर में हो, जहां पर घनी जगह है, 45-50 मेंबर्स के बैठने की व्यवस्था है। अन्यथा नीचे इंडिया ट्रेड सेंटर में छोटे हॉल उपलब्ध हैं जहां पर ये मीटिंग की जा सकती है। ये तो भला हो उन लोगों का जिन्होंने आरटीए एक्ट का गठन करवाया, आरटीए एक्ट को पास करवाया और हमारे और आप जैसे नागरिकों को अधिकार प्राप्त हो गया देश की किसी भी सरकारी संस्थान के किसी प्रकार के दस्तावेज की जानकारी प्राप्त करने का। वरना किसी को नहीं पता चलता कि किसी पब्लिक अथॉरिटी के अफसर लोग, पदाधिकारी लोग कितना पैसा कहाँ खर्च करते हैं और उसके बाद ये दुहाई देते रहते हैं कि खर्चे बहुत बढ़ गए, इसलिए हमें और आमदनी के स्रोत जुटाने पड़ेंगे, जो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के मामले में हुआ है। ये तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अभी तक इनको परमिशन नहीं दी आर्किटेक्ट्स के रजिस्ट्रेशन फीस को बढ़ाने की, और जिस दिन भी इनको परमिशन मिल गई तो हम नहीं जानते कि आर्किटेक्ट्स की रजिस्ट्रेशन फ़ी कितनी ही कर देंगे। नाटा की फ़ीस, नाटा एग्ज़ाम की फ़ीस लगातार बढ़ती जा रही है। जिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को अप्रूवल देते हैं उसकी अप्रूवल फ़ीस बढ़ती जा रही है, इंस्पेक्शन फ़ीस बढ़ती जा रही है, तरह तरह के आमदनी के स्रोत इनके बढ़ते जा रहे हैं। और आप इनकी एनुअल रिपोर्ट्स को देखिए जो इनकी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, तो आपको पता चलेगा इनके पास करोड़ों रुपए का सरप्लस फंड है, जिसका इस्तेमाल ये ना तो फर्जी आर्किटेक्ट को पकड़ने में कर रहे, ना ये उसका इस्तेमाल आर्किटेक्ट्स की भलाई के लिए कर रहे, लेकिन फिर भी इनके खर्चे पूरे नहीं हो रहे और इनको आर्किटेक्ट्स की रजिस्ट्रेशन फीस बढ़ाने की इच्छा है। ये मीटिंग का वो दस्तावेज का हिस्सा मैं यहाँ लगा रहा हूँ जिसमें इन्होंने बताया कि ये प्रपोजल मिनिस्ट्री को भेजा गया है और उसे अभी तक अप्रूव नहीं किया गया। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर मेरी संस्था है, आपकी संस्था है, और मुझे पूरा अधिकार है अपनी बात कहने का, अपनी बात आपके सामने रखने का और ये जानने का कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की गतिविधियों में आर्किटेक्ट्स की भलाई कितनी शामिल है, फ्यूचर आर्किटेक्ट्स की भलाई कितनी शामिल है, और आर्किटेक्ट्स और फ्यूचर आर्किटेक्ट्स की बेहतरी के लिए काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर क्या कदम उठा रही है। शुभकामनाएं, नमस्कार।